कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में, मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर श्रीश गौतम और मेरी पहचान मेरा पंतनगर का आईडी नंबर 26904। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर. Indoine Business Group, an agricultural company, adding value, building trust. To know more about our title sponsor, please visit www.indoinegroup.com. हमारे आज के गेस्ट ने 1998 में पंतनगर से एमएससी एग्रोमेट्रोलॉजी में मास्टर्स कंप्लीट किया एवं उसके बाद 2002 में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो से रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में डॉक्टरेट प्राप्त की। उसके बाद आपने जर्मनी के लेibniz सेंटर फॉर एग्रीकल्चर लैंडस्केप रिसर्च में विजिटिंग साइंटिस्ट रहे। भारत वापस आकर IGKVV रायपुर में टीचिंग को समर्पित हुए और समय के साथ आपने अपने अल्मा मैटर को एज ए एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड एग्रोमेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सेवाएं प्रदान की। आप नाबार्ड के चेयर इन टेक्नोलॉजी इन क्रॉप इंश्योरेंस एंड क्लाइमेट चेंज भी रहे हैं। वर्तमान में आप डायरेक्टर रिसर्च पंतनगर विश्वविद्यालय हैं और अपने प्रयासों से यूनिवर्सिटी रिसर्च को एक नई दिशा भी दे रहे हैं। आप बिजनेस इंक्यूबेशन में विशेष रुचि रखते हैं। एसोसिएशन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी के आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि पंतनगर इंक्यूबेशन और मार्केट लिंक रिसर्च में दुनिया में नाम रोशन करेगा। सो फ्रेंड्स, जॉइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर अजीत सिंह नैन। आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से हमारे गेस्ट डॉक्टर अजीत सिंह नैन का। मेरठ, पंतनगर, इसरो, जर्मनी, रायपुर, वापस पंतनगर और यहां आकर रिसर्च को नए औजार और विस्तार देना, यकीनन सफर रोमांचक रहा है सर। यस, बिल्कुल आपने सही कहा। जब मैं पीछे की तरफ देखता हूं तो मेरे को भी लगता है कि कैसे मेरी जो जर्नी है, एकेडमिक जर्नी, वो एक छोटी सी जगह से शुरू हुई और मैं भी अपने बाल्यकाल अवस्था में एक जो औसत दर्जे का स्कूल है उसमें पढ़ा। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और एक के बाद दूसरा स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो जुड़ते चले गए। मैंने हमेशा इस चीज़ को माना है और इस चीज़ को जो है ना अपना उसूल बनाया है कि आप हमेशा अपना 100% दें, मेहनत से काम करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, लोगों की हेल्प करते रहें। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो सारी चीज़ें आपको भी मिलती चली जाती हैं। तो ये मेरा उसूल हमेशा रहा है और मैंने अपने जीवन को इस जीवन में इसको अडॉप्ट किया है कि आप जो भी आपके आसपास हैं उनकी आप हेल्प करते रहिए और उनकी हेल्प साथ में लेते भी रहिए। तो इससे आप भी आगे बढ़ते हैं, समाज भी आगे बढ़ता है। मेरा अगर मैं अपने जन्म से स्टार्ट करूं तो मेरा जन्म मुरादाबाद में हुआ था। मेरे फादर साहब वो PAC में कार्यरत थे, जो प्रोविजनल आर्मर्ड कांस्टेबलरी है उत्तर प्रदेश की। और चूँकि उनकी जॉब वहाँ थी मुरादाबाद में, तो वहीं मेरा जन्म हुआ और उसके बाद मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो भी वहीं से हुई। करीब 6 क्लास तक मैं मुरादाबाद में पढ़ा हूँ और उसके बाद मेरे फादर साहब का पोस्टिंग मेरठ में हुआ। 7th 8th मैंने जो एक सरकारी स्कूल होता है उसी से किया और उसके बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू मेरठ का एक जो सबसे मशहूर स्कूल हुआ करता था उस टाइम, सेंट जोसेफ स्कूल, उसमें मेरे को एडमिशन मिला। तो वो मेरे लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। प्रोबेबली मैं उस टाइम पूरी PAC से अकेला बच्चा था जिसका उस स्कूल में एडमिशन हुआ था। 9th मैंने वहाँ से की। उस टाइम मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और पुस्तक प्रणाली की परीक्षा का उन्होंने प्रयोग प्रथम टाइम किया था, तो उसका मैं गवाह बना। हालांकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं किया क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो एक एजुकेशन है उसमें ब्रेक हुआ। जब एक छात्र को ये लगता है कि आपको पुस्तक सामने होगी एग्ज़ाम के टाइम पर,
तो उसकी तैयारी पे फ़र्क पड़ता है, और वो मेरे साथ भी हुआ। 9th में हालांकि इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद मेरी जो परफॉर्मेंस है जो होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हुई। उस टाइम एक और फैक्टर भी था कि उस टाइम क्रिकेट का मेरे को बहुत शौक था, और मैं उस टाइम एक क्रिकेटर बनना चाहता था बजाय कि साइंटिस्ट या एजुकेशनिस्ट बनने के। तो उस टाइम मेरा जीवन काफ़ी कुछ क्रिकेट के लिए समर्पित था, और जो उस टाइम मेरठ के जो बड़े बड़े क्लब हुआ करते थे उसमें मैं खेला करता था। बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन के साथ साथ विकेट कीपर हुआ करता था। लेकिन फिर एक ज़िंदगी में मोड़ आया, और मेरे जो अंकल हैं, चाचा जी, जो कि बुलंदशहर में टीचर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये क्रिकेट का सही टाइम नहीं है और तेरे को पढ़ना चाहिए। तो वो फिर मेरे को अपने साथ ले गए। इस तरह से फिर मेरी जो 10th है वो सियाना बुलंदशहर से हुई, वहाँ जहाँ मेरे चाचा जी खुद जो टीचर भी थे उनकी देखरेख में हुई। और जब 10th किया उसके बाद उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर तेरे को दिलाते हैं, और उसका रीज़न था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर किसी ने पढ़ा नहीं है, और चूँकि हम खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं तो उन्होंने मेरे को 11th में एग्रीकल्चर दिला दिया। जो अमर सिंह इंटर कॉलेज है वहाँ से मेरा 11th और 12th हुआ, और उसके बाद ग्रेजुएशन भी मेरा वहीं से एग्रीकल्चर में हुआ। उसके बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हमने पंतनगर यूनिवर्सिटी का दिया, और उसमें मैं सक्सेसफुल रहा। यहाँ आए तो काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के टाइम में उस टाइम डॉक्टर अमरेश कुमार जी बैठे थे काउंसलिंग में, और सारे डीन डायरेक्टर्स थे। बट उनका क्वेश्चन था कि आप कौन सा डिसिप्लिन लेना चाहते हो। तो उस टाइम मेरे पास कई डिसिप्लिन की चॉइस थी। एक एग्रोमेट्रोलॉजी डिसिप्लिन नया लगा, तो मेरे को लगा कि क्यों ना नए डिसिप्लिन में टेस्ट किया जाए। तो मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने कहा मैं एग्रोमेट्रोलॉजी लेना चाहता हूँ, ये क्या होता है। उस टाइम मेरे को ये भी नहीं पता था कि एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होता है। तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे को डिफाइन किया कि एग्रोमेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का मतलब है मौसम, और एग्रीकल्चर तो है ही है। तो कहीं ना कहीं मौसम के जो ज्ञान है मौसम का, उसका यूज़ करके और कैसे एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सकता है, इसका ही अध्ययन एग्रोमेट्रोलॉजी है। तो मेरे को वो बात बड़ी अच्छी लगी, और मेरे को लगा, मैंने कहा यही एक डिसिप्लिन है जिसको मेरे को पढ़ना चाहिए। तो उस तरह से मैं एग्रोमेट्रोलॉजी में आया। एग्रोमेट्रोलॉजी में जब मैं मेरा कोर्स वर्क हुआ, और जब मैं थीसिस कर रहा था उसी के रहते हुए मेरी प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी, और वहाँ मैंने करीब 8-9 महीने व्यतीत किए। लेकिन वो मार्केटिंग की जॉब थी। हालांकि मैंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया, और जो टारगेट्स थे उनसे कहीं ज़्यादा परफॉर्म किया। कंपनी ने मेरे को बहुत लाइक किया। बट देन आई फेल्ट कि आई एम नॉट मेंट फॉर मार्केटिंग जॉब। तो फिर मैं वापस आया पंतनगर यूनिवर्सिटी में, और फिर मैंने अपनी डिग्री पूरी की। ये 1998 की बात है। और डिग्री पूरी जैसे ही मेरी हुई तो उसी टाइम फिर इसरो से ये रिसर्च फेलो का एक जो है एडवर्टाइजमेंट निकला। अप्लाई किया मैंने। अप्लाई करने के बाद वहाँ बड़ा उसका सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा लेंदी था। नेशनल लेवल का टेस्ट था, उसमें पहले एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद इंटरव्यू था। तो उस एग्ज़ाम में जितने भी करीब 50-55 लोग पूरे भारत के अलग अलग कोने से आए थे, अलग अलग डिसिप्लिन के लोग थे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मेरे को बाद में हमारे जो मेंटर थे उन्होंने बताया कि मेरे जो मार्क्स थे वो जो सेकंड नंबर था उससे दुगने मार्क्स थे। और इस तरह से मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ। मैं वहाँ 1998 से 2003 अप्रैल तक रहा, और उसी बीच में मैं जो है ना रिसर्च एसोसिएट और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के रूप में मैंने वहाँ काम किया, और मेरी पीएचडी भी वहीं से हुई। जो मेरी पीएचडी है वो उसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस एक इनपुट है, लेकिन कम लोगों को पता है कि जो मेरी डिग्री का डिसिप्लिन है वो एग्रोनॉमी है। हालांकि एक्सपर्टी जो उसमें इनपुट है वो रिमोट सेंसिंग जीआईएस का है, मेन रूप से है, मॉडलिंग का भी है, क्रॉप सिमुलेशन मॉडलिंग का, लेकिन जो मेरे डिग्री का जो सब्जेक्ट है वो एग्रोनॉमी है। उसके बाद जब मैं वहाँ था तो फिर रायपुर में मेरे को मौका मिला इंटरव्यू देने का। वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, एक ही पोस्ट थी। तो इस तरह से डेस्टिनी मेरे को रायपुर ले गई। और जब मैं रायपुर गया उससे पहले ही जब मैं इसरो में काम करता था तो मैंने डीएडी एडवांस रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था, जहाँ की मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन उस बीच में मैं रायपुर पहुँच गया, और रायपुर से फिर मेरे को परमिशन मिली वहाँ जाने की। तो फिर मैं वहाँ एडवांस रिसर्च फेलोशिप पे विजिटिंग साइंटिस्ट रहा 2003 से और 2005 तक। 2005 में फरवरी में मैं वापस आया, और उसके बाद 2008 तक मैं रायपुर में रहा।
और उसके बाद फिर पंतनगर में 2008 से एसोसिएट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया। आज बाद वाले सवाल पहले होने वाले हैं, क्योंकि रिसर्च का सवाल है डॉक्टर साहब। अपने करंट वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में यथासंभव हमारे लिसनर्स को बताएं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मैं ये बताना चाहूँगा कि फरवरी से जब से मैं यहाँ इस जॉब में आया हूँ, मैं एक मिशन लेके यहाँ आया था, और वो मिशन था नंबर 1 फार्मर्स की हेल्प करना। क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ने का मेरा मकसद ही ये था, क्योंकि हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, तो मेरा मकसद ही ये था कि कैसे किसी तरह से किसानी को, खेती को आगे बढ़ाया जाए, और किसानों को जो है ना एक जो उनकी इनकम है उसको बढ़ा के उनमें समृद्धि लाई जाए। तो मेरा सबसे जो पहला स्टेप था, या जो पहला टारगेट है, वो ये है कि किसानों की हेल्प की जाए। अब किसानों की हेल्प हम कई तरह से कर सकते हैं। एक जो सबसे पहला जो हमारा साधन है या जो हमारा प्रयास है, वो ये है कि किसानों को कैसे हम समय समय पर एडवाइजरी देते रहें, ताकि वो अपनी जो किसानी है उसको अच्छे तरह से मैनेज कर पाएँ। तो उसके लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की कुछ परियोजनाएं संचालित हैं, जिसके माध्यम से हम किसानों को हेल्प देते रहते हैं। इसी के साथ हमने नाबार्ड के साथ एक MOU भी साइन किया है, और उसमें हम साइट स्पेसिफिक एग्रो एडवाइजरी और पर्सन स्पेसिफिक एग्रो एडवाइजरी उसको शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें हमने ये सोचा है कि किसान को जो है वो ऑनलाइन एक इंटरेक्शन या रियल टाइम इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। फार्मर के पास आजकल सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो मोबाइल से हमको अपनी प्रॉब्लम दिखा सकता है, और हमारे साइंटिस्ट यहाँ बैठ के उसको बड़ी स्क्रीन पर देखकर उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो एक तो जो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये था कि किसानों की सेवा की जाए, किसानों की हेल्प की जाए। इसी के साथ साथ हम अपनी टीम जगह जगह पर भेज रहे हैं, और वो टीम अध्ययन कर रही है कि अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स खेतों में किसानों के साथ हैं, और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर शोध किया जाए और उनका एक सॉल्यूशन दिया जाए, ताकि किसानों को प्रॉब्लम कम से कम हो। साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमारे किसान भाई भी करें, ताकि उनके जो आय है, आय में वृद्धि हो सके। इसके साथ साथ कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल रिसर्च में हमारी यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट करती है। हमारे कुलपति महोदय कहते हैं कि हमारी पंतनगर यूनिवर्सिटी एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बट नेशनल कैरेक्टर है इसका, जो कि शायद किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है। नेशनल कैरेक्टर का मतलब ये है कि हम बहुत सारी रिसर्च अपने नेशनल नीड्स के लिए करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि हमारे यहाँ बहुत सारी एग्री परियोजनाएं हैं, और जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं विभिन्न आयामों के ऊपर, चाहे वो नई वैरायटी, क्रॉप की वैरायटी डेवलप करना हो, या फिर वो जो एनिमल्स की ब्रीड है उसको आइडेंटिफाई करना हो, उसको डेवलप करना हो, इम्प्रूव करना हो, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। साथ साथ में एग्रीकल्चर की जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये जो नेशनल नीड्स हैं उसमें भी हमारी यूनिवर्सिटी भरपूर सहयोग दे रही है, और हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि हर साइंटिस्ट, हर संकाय सदस्य उसमें पार्टिसिपेट कर सके, उसको पैसे की कमी ना हो, और वो अपना 100% दे सके, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट हो सके पूरी यूनिवर्सिटी में, ताकि हर एक संकाय सदस्य और हर एक स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के सिस्टम में इन्वॉल्व फील करे, और वो पूरी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाए। यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएगा तो क्षेत्र, आपका देश, सब आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है ध्येय है, उद्देश्य है। पंतनगर के वर्क कल्चर पे एक सवाल और हमारे गेस्ट के जवाब अब एक ट्रेडिशन बन गया है स्टार्स ऑफ पंतनगर के एपिसोड्स का। कम शब्दों का प्रयोग करते हुए, सर, may I please pass the mic to you? पंतनगर वर्क कल्चर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये इस तरह की वर्क कल्चर संसार में कम ही जगह में देखने को मिलती है। आपने मेरी बैकग्राउंड का क्वेश्चन पूछा था, और मैंने बताया कि मैं किन किन इंस्टीट्यूशन से होके गुजरा हूँ। बहुत कम इंस्टीट्यूशन मेरे को ऐसे मिले हैं जहाँ पंतनगर जैसी वर्क कल्चर है। उसमें 2 इंस्टीट्यूशन का मैं नाम प्रोमिनेंटली लेना चाहूँगा, एक इसरो और एक जर्मनी में जो जाल्फ में मैंने काम किया। वहाँ की वर्क कल्चर और पंतनगर की वर्क कल्चर में काफ़ी सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी इस वजह से है
क्योंकि हम यहाँ सब लोग साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो एक जो सोशल बॉन्डिंग है वो लोगों में बहुत अच्छी है, और एक जो यूनिवर्सिटी को और पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ाने का जो एक जज्बा है सब लोगों में, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा मैंने जितने इंस्टीट्यूशन में पढ़ा या मैंने काम किया, ये एक फैक्टर जो एक्स फैक्टर है वो मैंने मिस पाया बाकी जगह में। तो इस वजह से पंतनगर इज यूनिक। चलते हैं 1990 के दशक में। भारत में मार्केट खुल चुकी थी ग्लोबल प्लेयर्स के लिए, और उस समय नवीन विचारों का भी आगमन रहा होगा। ऐसे में कॉलेज के दिनों को कैसे याद करते हैं आप? अगर 1990 के दशक में जाऊं, हालांकि उस टाइम हम छात्र थे और छात्र जीवन में जो एक सोच का दायरा होता है वो बड़ा सीमित होता है, और छात्र कहीं ना कहीं अपने जो टीचर होते हैं उनके थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो उस टाइम जब मैं पढ़ा करता था तो एक चीज़ हमेशा हमको सिखाई गई कि देश जो है वो सबसे ऊपर है, और जो भी हमको करना है अपने देश के लिए, इस मिट्टी के लिए करना है। तो वो जज्बा हमेशा हमारे साथ जुड़ा था। उस टाइम आपने कहा कि मार्केट ओपन हो रहा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि उस टाइम जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो ये लगता था कि जो डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ करते थे उसमें ये मार्केट ओपन की बात होती थी। एक फियर उस टाइम था कि अगर ये मार्केट हमारा इतना खुल जाएगा तो कहीं ना कहीं जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो हमारे देश को जो है कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोर करेंगी। और एक फियर फैक्टर ये भी था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में किया था, कहीं ना कहीं ये कंपनी उस चीज़ को ना करने लगे। हालांकि वो फियर फैक्टर गलत साबित हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ या जो ओपनिंग ऑफ डोर हुआ, उससे हमारे देश को भी काफ़ी फ़ायदा मिला है। और एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमारे देश को मिला है, जो हमारे देश का यूथ है उसको बाहर पढ़ने का बहुत मौका मिला और बाहर जाके जॉब करने का बड़ा मौका मिला है। उनके जो यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे देश की तरक्की में एक माइलस्टोन साबित हो सकते हैं, बशर्ते हम उनको ढंग से यूज़ कर पाएं। आने वाले 10 सालों में कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव देखते हैं, और उसमें पंतनगर का रोल क्या बनता हुआ देखा जा सकता है? कुछ संभावित सिनेरियोस को बताना चाहेंगे क्या? ये आपने बहुत टाइमली क्वेश्चन पूछा है, और मेरे को लगता है, जो मेरी अपनी सोच है, कि इस देश को और इस देश की किसानी को आगे बढ़ाने के लिए 3 फील्ड महत्वपूर्ण है। एक उसमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर, और उसका रीज़न ये है कि नंबर 1, एक तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप विदेश में भी जाएं तो उसमें जो इंडियन यूथ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डंका बजा हुआ है, उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके अपने किसानों को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसको हर पग पग पर ज़रूरत पड़ती है, रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ कि मौसम की अवस्था कैसी है, मौसम कैसे आगे करवट लेगा, और उसका किसानी के ऊपर, क्रॉप के ऊपर, या जो उसके दूसरे एंटरप्राइजेज हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और उससे कैसे निपटा जा सकता है, इसका जवाब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारे आयाम हैं, अगर आप अंदर जाएंगे। उसमें से जो रिमोट सेंसिंग एंड एआई, जो मेरा फील्ड रहा है, वो एक है। प्लस उसके बाद जो है सेंसर बेस्ड सिस्टम है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, एक एडवाइजरी सिस्टम्स हैं। तो ये बहुत सारे उसके भी डायमेंशन हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करते हुए एक ऐसा सिस्टम अपने देश में डेवलप कर पाए, जिसकी ओर हम कार्य कर भी रहे, हमारी यूनिवर्सिटी की टीम भी कार्य कर रही है, कि किसान को उसके खेत में क्या हो रहा है, क्या बीमारी लगी है, क्या कीड़े लगे हैं, उसका पता रहे। अगर कोई स्ट्रेस है, चाहे वो वाटर की स्ट्रेस है, चाहे वो न्यूट्रिएंट की स्ट्रेस है, वो पता रहे, और उसको ये इन्फॉर्मेशन का कंटिन्यूस फ्लो होता रहे कि अब आपको क्या करना है, हर स्टेप पे क्या करना है। इसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हम किसान को ये बता पाएँ कि आज मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप
कि इस साल की या इस सीजन की जो प्लानिंग है उसमें ये वाली क्रॉप, ये वाला क्रॉपिंग सिस्टम जो है ना वो होना चाहिए, और साथ साथ में हम उसका एक रेशनलाइजेशन भी कर पाए डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन फ्लो होगी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उससे हम किसानों को रेगुलराइज कर पाए कि आपको ये चीज़ें उगानी, इस एरिया में उगानी, इतनी मात्रा में उगानी है। उनका जो है ना उनकी क्वांटिटी को भी हम कहीं ना कहीं रेगुलेट कर पाए। तो ये एक डिजिटल जो रिवोल्यूशन है उसका एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। नंबर 2 जिसको मैं देखता हूँ इम्पॉर्टेंट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। देखिए आजकल जो है सब कस्टमाइजेशन का ज़माना है। आप अपनी लाइफ में देखें हर चीज़ आपको कस्टमाइज चाहिए। तो अगली जो रिसर्च होगी वो क्रॉप एंड वैरायटी का कस्टमाइजेशन के ऊपर होगी। जैसे कि देखिए हमारा जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल की वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम में भी हैं। किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को शुगर की डिजीज़ है, किसी को कोई डिजीज़ है। मतलब एक जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं वो बहुत हो गई। अब उसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको उसी तरह से जो है ना अपनी खाने पीने की चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेंगी। अब लोग क्या चाहते हैं कि ये जो खाने पीने की चीज़ है ये बजाय हम कहीं से इकट्ठा करने के, ये हमारा जो क्रॉप के रूप में जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस में ही इनबिल्ट हो। जैसे कि अगर हम मान के चलें कि किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो वो ऐसे प्रोड्यूस को ढूंढता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो और बाकी जो है प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा हो। तो इस तरह के कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी हमारे यहाँ भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक वीट की वैरायटी डेवलप की है जिसमें जिंक और आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब जब इस चीज़ का पता लोगों को चला तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना के लिए लोग आने लगे कि ये वैरायटी का बीज कहाँ मिलेगा, हम उगाना चाहते हैं। देश से ही नहीं विदेश से भी हमारे पास इसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए फ़ोन आए कि साहब हमको इसका बीज चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आगे कस्टमाइजेशन का ज़माना है, तो हमको अगली जो वैरायटीज़ हैं क्रॉप की वो भी कस्टमाइज वैरायटी हमको डेवलप करनी पड़ेंगी। तो बायोटेक्नोलॉजी का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा जो फील्ड है जिसको मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ वो नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी विधा है जिससे हम अपने इनपुट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। सेम इनपुट जो आप पहले डालते थे, लेट्स से अगर आप 100 kg डालते थे, आपको वही इनपुट अब 20-30 किलोग्राम 40 किलोग्राम डालना पड़ेगा। जब आप नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लॉसेस कम हो जाते हैं और इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी को मैं देखता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण होगा। तो ये 3 फील्ड हैं मेरी नज़र में जो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ एक ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके ऊपर लोगों का रुझान है, क्योंकि लोग बाग केमिकल फ्री जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका यूज़ करना चाहते हैं और इसके ऊपर मुहिम वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चली हुई है। तो मेरे को लगता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के आज के बॉटलनेक्स हैं, बॉटलनेक्स जो सबसे बड़े हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा बॉटलनेक ऑर्गेनिक फार्मिंग में है। डिजीज मैनेजमेंट एक बड़ा बॉटलनेक है। इंसेक्ट मैनेजमेंट एक बड़ा बॉटलनेक है। अगर हम ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन से इन 3 चीज़ों को कंट्रोल कर पाए तो आगे आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एक बहुत बड़ा मार्केट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उपलब्ध होगा। तो उसके लिए हमको अपने आप को तैयार रखना है। उसके लिए भी हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे विश्वविद्यालय में टीमें लगी हुई हैं, लगातार उसके ऊपर भी काम हो रहा है। माइक्रोबायोलॉजी का इनपुट कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज हो सके, इसके ऊपर कंटिन्यूअस काम हो रहा है। तो ये जो 3 और चौथा ऑर्गेनिक फार्मिंग आप इसको जोड़ दें तो ये 4 एरिया हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इन्हीं 3-4 डिसिप्लिन से कहीं ना कहीं आगे आने वाली एग्रीकल्चर वो गवर्न होगी। प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा पर्सनल हो सकते हैं क्या? आपकी अगर रजामंदी हो सर तो बताएं अपने गुरुओं के बारे में जिन्होंने आपको सपने देखना सिखाया और पंख भी प्रदान किए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जो मेरे दिल को टच कर गया। सबसे पहला गुरु
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि माँ होती है। और हमने हमारी माताजी से कुछ चीज़ें सीखी जिनको हमने हमेशा अपने लाइफ में उतारने की कोशिश की। एक तो हार्ड वर्किंग। हमारी माताजी इतनी हार्ड वर्किंग हैं कि आज की तारीख में भी, जबकि वो करीब करीब 75 साल की हो गई हैं और बहुत वीक हैं, तकलीफ भी रहती है, एज के साथ साथ कुछ बीमारी भी जुड़ती हैं, उसके बावजूद भी उनको बैठे रहना और काम ना करना जो है ना वो सुहाता नहीं है। हमेशा वो जो है ना काम में लगी रहती है। मतलब सिचुएशन ये रहती है कि हम रोकते हैं कि नहीं आप काम मत कीजिए, अब आपकी उम्र काम करने की नहीं है, अब आपके बच्चे इस लायक हैं कि वो जो है ना आपको हर तरह की खुशी दे सकते हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स वो जो है ना कभी इस चीज़ को नहीं महसूस करती कि वो कोई काम नहीं कर सकती। आज की तारीख में भी जो बड़े से बड़ा काम है उसको करने का मादा वो रखती हैं। ये हमने उनसे सीखा है। और जो हार्ड वर्किंग हमने अपने लाइफ में उतारी है, इसमें हमारी माताजी का सबसे बड़ा रोल रहा है। दूसरा, उन्होंने हमको सिखाया ईमानदारी, कि ईमानदारी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ईमानदार रहोगे तो हो सकता है कि फॉर टाइम बीइंग किसी को अच्छा ना लगे आपकी ईमानदारी, क्योंकि आजकल लोगों के अलग अलग तरह के विचार रहते हैं, लोगों के अलग अलग तरह का लाइफ स्टाइल है, तो हो सकता है टाइम बीइंग उनको अच्छा ना लगे, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट वो जो है ना अल्टीमेटली उसको वो अच्छा ही मानते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने अपनी माताजी से जो है ना सीखी हैं, कि हार्ड वर्किंग और ईमानदारी से अपने काम करना। आपने जो गुरु का पूछा, मैं जब 7th क्लास में था, एक मेरे गुरु थे श्री एस गोयल साहब थे। हालांकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, वो भी सरकारी स्कूल में टीचर थे, टाटपट्टी पे बैठ के हम पढ़ा करते थे। लेकिन वो पता नहीं मुझसे बड़ा प्यार करते थे और वो पूरी क्लास में कहते थे कि नैनी कहते थे वो मेरे को, क्योंकि मेरा टाइटल नैन है और सब लोग इसी से जानते हैं मेरे को। वो कहते थे, नैन ये क्लास वाले जितने स्टूडेंट हैं ना, तू इनसे अलग है, तेरे को इनके जैसा नहीं होना है, तेरी राह बिल्कुल अलग है, जहाँ तू पहुँचेगा वहाँ इनमें से कोई नहीं पहुँचेगा। तो तेरे को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि तेरे को इनके जैसा नहीं बनना है, तेरे को ऐसा बनना है कि ये तेरे जैसा बनने की कोशिश करें। तो वो एक ऐसा इंटरेक्शन था उनका, ऐसा आशीर्वाद था उनका, ऐसा एक ऑरा था जो मेरे को हमेशा मोटिवेट करता था। उनके ये सेंटेंसेस आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि उस टाइम में जब मैं बड़ा ही नॉर्मल सा था, नॉर्मल सा एक स्टूडेंट था। वो बात दूसरी है कि मेरे नंबर हमेशा क्लास में सबसे ज़्यादा आया करते थे, बट मैं अपने आप को एक नॉर्मल सा ही स्टूडेंट समझा करता था। और उस टाइम मेरे कोई सपने भी नहीं थे, सपने बस यही हुआ करते थे कि क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आ जाएं और क्रिकेट के मैदान में सबसे ज़्यादा रन बन जाएं, तो यही सपने हुआ करते थे। लेकिन उसी सपने में उन्होंने मैं क्या देखा वो मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन वो उनके सेंटेंस मेरे को आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। इसके बाद जब मैं विश्वविद्यालय में आया, खासकर पंतनगर में आया, तो जो मेरे यहाँ मेंटर थे, एडवाइज़र थे, डॉक्टर सुमन कुमार साहब, बड़े सरल व्यक्ति थे। वो बड़ा इंस्पायर किया करते थे मेरे को, बड़ी काउंसलिंग किया करते थे और हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। कि उनका ये कहना था कि स्काई इज़ द लिमिट, अगर आप ठान लो तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। तो उनसे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और चीज़ों को देखने का नज़रिया वो बड़ा आशावादी विचारों के थे। उनके विचारों में नकारापन कभी झलकता नहीं था, कभी नहीं। उनके साथ किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन वो हमेशा क्षमा वाले उसमें रहते थे कि कोई बात नहीं है, उसका जो है ना हो सकता है कि अगले के साथ जो है ना कोई दिक्कत हुई हो, इस वजह से उसने ऐसे शब्द बोल दिए हों। तो जो एक पॉजिटिव एक भाव होता है, इनपुट विचारों में आत्मसात करने का जो एक जज्बा होता है, वो मेरे को उनसे सीखने को मिला। इसके बाद मैं जब इसरो गया तो वहाँ जो मेरे मेंटर थे डॉक्टर वी के डढ़वाल,
बहुत बड़े साइंटिस्ट वो इस देश के हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका नाम जो है वो देश में और विदेश में बड़ा फेमस है, लेकिन वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ। जब हम गए, उनका नाम हमने सुना, जब हमसे रूबरू हुए तो हमको बड़ा डर लग रहा था। मैंने कहा ये इसरो के साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, पता नहीं क्या कहेंगे और किस तरह से बिहेव करेंगे, डांटेंगे फटकारेंगे। लेकिन मैं 1998 से 2005 तक रहा, कभी मैंने उनके मुंह से कभी कोई भी ऐसा हार्श वर्ड नहीं सुना। पूरे 5 साल में गलती हमने की, ऐसा नहीं कि हमने गलती नहीं की, अनजाने में बहुत सारी गलती हुई हमसे, लेकिन कभी उन्होंने जो है ना हमको हार्श वर्ड नहीं कहा। मैं एक इंटरेस्टिंग वाकया है, मैं बताता हूँ। जब हम गए, मेरे ख्याल से दूसरा ही दिन था हमारे जाने का, उन्होंने हमसे पूछा कि कंप्यूटर आप जानते हो? हमने कहा हाँ साहब जानते हैं कंप्यूटर, क्योंकि हम यहाँ पंतनगर में भी एक कंप्यूटर का कोर्स पढ़ के गए थे। हालांकि उसमें हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया था। उस टाइम तो कंप्यूटर शुरू ही हुआ था और कंप्यूटर देखने को ही मिलता था, काम करने को कम मिलता था, किताबों से ज़्यादा पढ़ते थे कंप्यूटर। तो जब हम गए, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर जानते हैं? हमने कहा हाँ साहब जानते हैं। तो उन्होंने एक डिस्कीट निकाली, जो 3.5 इंच की डिस्कीट उस टाइम चला करती थी। उन्होंने कहा इसमें एक फाइल है, ये फाइल जो है ना इसमें कंप्यूटर में कॉपी कर दीजिए, मेरे को उसमें कुछ एडिटिंग करना है। हमने कहा ठीक है। तो हमने उनसे फ्लॉपी ली, और जब वो फ्लॉपी के जो एरिया होता है उसका स्लॉट, उसमें जब हमने डाला तो उल्टा डाल दिया। तो वो समझ गए कि हमको कंप्यूटर कितना आता है। फिर वो उठे, उन्होंने कहा कि देखो इसको ऐसे डालते हैं। तो उन्होंने वो सिखाया। कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी उनका स्वभाव इतना सरल, इतना डाउन टू अर्थ था कि वो मेरे मन में, मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। वो स्वभाव जब भी मैं सोचता हूँ कि मेरे को कोई लोग, कोई जाने पहचाने, तो मेरे को जो है ना उनके जैसा माने, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो लोग मेरे पास आते हैं, बीइंग डायरेक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी रिसर्च को आगे लेके जाना है, हमारे साइंटिस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निराकरण करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा एटीट्यूड, मेरा स्वभाव भी उसकी तरह रहे। और लास्ट में मैं जो हमारे जर्मनी के मेंटर थे डॉक्टर क्रिश्चियन के कैज़बाum, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और फ़ैन इस वजह से हूँ कि जिस दिन मैं वहाँ जर्मनी में गया और जिस दिन तक मैं जर्मनी में रहा, उन्होंने मेरे को अपने बच्चे की तरह रखा। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो, इंटरनेशनल लेवल के। आज भी वो, हालांकि वो 65 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी वो उसी शिद्दत के साथ जुटे रहते हैं, काम करते रहते हैं। सुबह 7 बजे से काम उन लोगों का स्टार्ट होता है और ये महाशय जो है रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक कंटिन्यूस काम करते हैं। खाने पीने की कोई चिंता नहीं करते, किसने क्या कहा, क्या हो रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, अपना काम करना है और किसी का मन नहीं दुखाना है, हेल्प करनी है। ये उनका एक बहुत बड़ा जो स्वभाव था, जिसका मैं एक बहुत बड़ा फैन हूँ। बिजनेस इंक्यूबेशन, रिसर्च, टीचिंग, इनको कैसे देखते हैं या इनके प्रति आपका क्या नजरिया है? देखिए, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ये आज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड या मेरे रिसर्च बैकग्राउंड को देखें तो ये मेरा इंटरेस्ट का फील्ड कभी नहीं रहा। लेकिन जब मैं यहाँ डायरेक्टरेट में आया और मेरे को 2 चीज़ें जो है वो कचोटती रही जब से मैं आया हूँ। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आज की तारीख में वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे आने के साथ साथ कोविड भी साथ में आया, ये एक बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा भी जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड जो रिसर्च के लिए चाहिए वो उतना उपलब्ध नहीं है। एक तो ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर था परसेप्शन। एक यूनिवर्सिटी का जो परसेप्शन बाहर में बना हुआ है उसको मेरे को थोड़ा सा जो है चेंज करना था। उसको थोड़ा पॉजिटिव परसेप्शन एक यूनिवर्सिटी का मैं बनाना चाहता था। खासकर जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार में जो सब लोग हैं उनके बीच में एक यूनिवर्सिटी का पॉजिटिव परसेप्शन बनाना मेरा एक बड़ा उद्देश्य था। इसके लिए मेरे को लगा कि ये जो बिजनेस सेंटर है
या इंक्यूबेशन सेंटर है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने सबसे पहले इसी के ऊपर एक ड्राफ्ट पेपर तैयार किया, अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब से उसको डिस्कस किया और उनसे मेरे को बहुत एनकरेजमेंट मिला। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हाँ ये आज की डिमांड है और आपने इस सब्जेक्ट को बिल्कुल सही पकड़ा है, इसमें हमें बहुत आगे जाने की जरूरत है। तो ये तो हमारी जो है रिक्वायरमेंट थी। अब आपने कहा कि एजुकेशन से और रिसर्च से कैसे जोड़ते हैं। देखिए, एजुकेशन और रिसर्च इसके साथ साथ चलता है। जब हम बिजनेस सेंटर या इंक्यूबेशन सेंटर की हम बात करते हैं तो या स्टार्टअप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से संबंधित जो बिजनेस सेंटर हैं उसमें जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से टेक्नोलॉजी निकल रही है उनको ही इनक्यूबेट करके और उनको फील्ड में ले जाया जाता है। तो इसके फायदे बहुत सारे हैं। वो फायदे क्या हैं, मैं आपको गिना देता हूँ। जो पहला फायदा ये है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स डेवलप कर रहे हैं वो किताबों से निकल के और लोगों के बीच में पहुंचती है। तो उस टेक्नोलॉजी के जो फायदे होने होते हैं वो फायदे मिलते हैं। दूसरा ये है कि जब ये टेक्नोलॉजी फील्ड में पहुंचेगी तो उसको कोई ना कोई ले जाने वाला होगा, कोई ना कोई जो है स्टार्टअप होगा। स्टार्टअप वो जो है फिर फील्ड में जाएगा, लोगों को एम्प्लॉय करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तीसरा इसका फायदा ये है कि जो रिसोर्स जनरेशन की हमने बात की, जब आप टेक्नोलॉजी को इंक्यूबेट करते हैं, फील्ड में ले जाते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को आप सेल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की लाइसेंसिंग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रॉयल्टी जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो कमर्शियल एस्पेक्ट है इसका, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए। और आज यूनिवर्सिटी जिस क्रॉस रोड पे है, उस क्रॉस रोड पे तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करें और उन रिसोर्सेज को फिर रिसर्च में लगाएं और फिर रिसर्च से और आउटपुट निकलें, आउटपुट वो फिर फील्ड में जाए। तो एक हम ऐसा जो है ना पॉजिटिव सर्किल बनाना चाहते हैं जिसको जो हमेशा निरंतर चलता रहे और आगे बढ़ता रहे, ये सर्किल बड़ा होता चला जाए, ये हमारा पर्पस है। तो इस वजह से टीचिंग और रिसर्च इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। जैसे रिसर्च की मैं अभी जो हाल फिलहाल के हमारे जो इंटरवेंशंस हैं मैं उनकी बात करूं तो अभी एक स्टार्टअप जो शुरू हुआ है, वो इसके ऊपर हुआ है कि जो हमारी पंचक्की थी, पंचक्की एक हमारा एक तरह का धरोहर भी है, एक संस्कृति भी है हमारे देश की, हमारे प्रदेश की। पंचक्की थी, उनसे आटा पिसता था और बाकी जितने भी ग्राइंडिंग है उनसे हुआ करती थी। उसको लोग भूल गए, वो बंद हो गया। तो अभी हमारे साइंटिस्ट के टेक्नोलॉजिकल इनपुट से एक स्टार्टअप उसका खड़ा हुआ है जो पंचक्की से आटा पीस रहा है। और देखिए, ये जो पंचक्की से आटा पिसता है ये लो टेम्परेचर पर ग्राइंडिंग होती है। लो टेम्परेचर पर जब ग्राइंडिंग होती है तो उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं, उसकी जो फार्मास्यूटिकल वैल्यूज़ हैं, उसमें जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारी चीज़ें प्रोटेक्ट रहती हैं। उसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय कि आप जो आजकल बड़ी बड़ी मिल आ गई जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है जब उस पर आप ग्राइंडिंग करते हैं। तो ये एक स्टार्टअप हमारी जो यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में जिन लोगों को ये इंक्यूबेशन स्टार्टअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनके टेक्नोलॉजिकल इनपुट से ये स्टार्टअप क्रिएट हुआ। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स फार्मर्स के बने हुए हैं जिनको हमारी यूनिवर्सिटी टेक्निकल सपोर्ट के साथ साथ हैंड होल्डिंग भी कर रही है। जैसे एक स्टार्टअप के रूप में जो है वो मशरूम प्रोडक्शन की यूनिट बनी हुई है जो पूरे साल मशरूम का प्रोडक्शन करती है। इसी तरह से बहुत सारे शहद उत्पादक किसान भाइयों के ग्रुप बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस वाला आइडिया है, इंक्यूबेशन स्टार्टअप जब हम बात करते हैं, तो ये जब फील्ड में जाता है, लोग जुड़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यूनिवर्सिटी का रिसोर्स जनरेट होता है और टॉप ऑफ इट यूनिवर्सिटी के बारे में परसेप्शन चेंज होता है लोगों का, जो कि मेरा सबसे बड़ा ध्येय है। हमने आपसे 9 सवाल पूछे और नहले पे दहला देते हुए माइक इज नाउ ओपन फॉर यू। सर,
आप कुछ हमसे या हमारी टीम से पूछना चाहेंगे? एक सवाल ये मेरी क्यूरियोसिटी है, ये सवाल नहीं है, क्यूरियोसिटी है कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आप इस स्टार्स ऑफ पंतनगर में इतना अपनी एनर्जी, टाइम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप कैसे इसको कर पा रहे हैं? आपके फाइनेंशियल जो नीड्स हैं फैमिली की, वो कैसे मीट आउट हो पा रही हैं जब आप इतना टाइम इसको देते हैं? तो ये मेरी क्यूरियोसिटी है, ये क्वेश्चंस कम है। मेरे को मतलब मन में ये लगता है कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती होंगी, इतना टाइम इसमें भी डिवोट करना और साथ साथ में फैमिली को चलाना है। तो मैं ये क्यूरियोसिटी है मेरी। सर, ये कोविड की देन है। मैं नितिन, मैंने स्टार्स ऑफ पंतनगर को फाउंड किया, और वैसे मैं क्रिएटिव हूँ और बिजनेस इंक्यूबेशन में मेरा काम रहा ICR के लिए, एराई और CPC के लिए, और मैं म्यूज़िक कंपोज़र हूँ और म्यूज़िक मुझे गॉड गिफ्ट मिला है, कंपोजिशन। तो म्यूज़िक के चलते मैं फक्कड़ हो चुका हूँ, मतलब मैं घूमता बहुत हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और मैं अगर नए लोगों से नहीं मिलता हूँ तो मैं मर जाता हूँ, मतलब ख़त्म, आई एम लॉस्ट। और बड़ी बेचैनी हो जाती है अगर मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ। तो अब कोविड में ट्रैवल तो किया नहीं जा सकता। दूसरा ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पंतनगर के लोग हैं लेकिन वो डिसोसिएटेड हैं, मतलब वो हैं, उनके पर्टिकुलर नेटवर्क में लोग जानते हैं, लेकिन अगर कोई नया बच्चा आ रहा है तो वो जानेगा ही नहीं 15-20 साल तक कि भाई यहाँ भी पंतनगर के लोग हैं। एंड दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे सपोज अभी मैं मिला, ESL एक कंपनी है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसीज ऑफ इंडिया करके हैं, उसके जो चेयरमैन है वो पंतनगर के ही हैं, एंड ही इज़ डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मिनिस्टर पावर मिनिस्ट्री। तो भारत में जो भी बैटरी से संबंधित कुछ होगा या सोलर के संबंधित होगा, ही इज़ अ गाय। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं एज अ म्यूजिशियन मैं उनसे कनेक्टेड हूँ क्योंकि गाना पसंद है लोगों को और मुझे ईजी एंट्री मिल जाती है। लेकिन ये विद्या जिसके पास नहीं है और पंतनगर का है, उसको कनेक्शन बहुत टफ हो जाता है। तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना म्यूज़िक का जो कनेक्ट है, उसको यूज़ करते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ जिसमें कि पुराने हम विजडम को ला सकें। और आपने जैसे देखा होगा कि हमारे कुछ सवाल होते हैं गुरुओं के बारे में, वो इसलिए पूछे जाते हैं कि लोगों को मालूम चले कि गुरु क्या इम्पैक्ट डालते हैं। हो सकता हो कुछ लोग ये सोचें कि ये गुरु के बारे में क्यों पूछे जा रहे हैं बार बार। वो एक्चुअली पॉजिटिव एक फीडबैक हम हर बार देना चाहते हैं कि आप अपने गुरु में एक चीज़ खोज लीजिए बस। मैं नहीं कहता कि हर किसी में हर चीज़ अच्छी मिल जाएगी आपको या आपको अच्छी लगेगी। एक चीज़ खोज लीजिए और उसको आप आत्मसात कर लीजिए अपनी लाइफ में। वो कर लेंगे तो आप देखेंगे जितने भी हमारे गेस्ट हैं बताते हैं कि उन्होंने एक चीज़ हमें बोली और हमने पॉजिटिव फीडबैक मिला, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये इससे होगा कि एक पॉजिटिव जो सर्कल की आपने बात करी थी वो हमारे थॉट प्रोसेस में चालू हो जाएगा। हम हर चीज़ में अच्छी चीज़ पिक कर लेंगे और बाकी चीज़ में हम फेटर नहीं करेंगे कि चलो भाई ये हो गया, लेट्स मूव ऑन। जैसे डॉक्टर सुमन की आपने बात करी, तो वो एक एस्पेक्ट है। अब रही बात सर फंड्स की, तो एक म्यूजिशियन हमेशा गरीब रहता है, उसके पास पैसे कमी नहीं होते हैं। एंड ये मेरे संग ऐसा रहा है कि सर मैं अध्यात्म से जुड़ा रहा हूँ बचपन से और ध्यान भी करता रहा हूँ। और मुझे याद है कि मैं क्लास 11-12 में जो लोग कहते हैं ना आप शरीर से बाहर आ जाते हो, मैं वो सब कर लेता था क्लास 11 में ही। तो मुझे सर डिवाइन एनर्जी मिल गई है कहीं से। आई थिंक मैं जहाँ जाता हूँ और जो सोचता हूँ अच्छे करने के लिए, वो मुझे अपने आप वो लोग आ जाते हैं। आई डोंट नो कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं मालूम। और कई बार तो मैं क्वेश्चन भी रेस कर देता हूँ कि मुझे ये जैसे व्हाट्सएप करते हैं ना कि भाई मेरी हेल्प करो, तो मैं मैसेज करता हूँ, आधे घंटे मेरे पास हेल्प आ जाती है। हाँ ये है, लेकिन क्या है कि मैंने MBA भी किया है तो उसका और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में मैंने काम किया काफ़ी। इन सबका जो कल्मिनेशन बन के आता है वो थोड़ा सा एक यूनिक कम्बिनेशन बन जाता है। तो मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती कि मैं क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं सॉर्ट आउट तो कर ही लूँगा कुछ ना कुछ। बड़ा एम मेरा ये है कि एक साल के बाद हमारे 52 गेस्ट हो जाएंगे जब, तो मेरी जो प्लानिंग है एक थिंक टैंक बनाने की है जो कि गवर्नमेंट को प्रपोज करेगी पॉलिसीज़, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस 20-30 साल के एक्सपीरियंस से गवर्नमेंट को बता सकेंगे कि अगला 10 साल जैसे आपने बताया कहाँ जाने वाले हैं। तो आइदर वी विल पब्लिश सम पेपर्स और हम एज अ थिंक टैंक बना के, और उसमें हैवी वेट्स होंगे डेफिनेटली। पंतनगर के उसमें 50% ऐसे होंगे कि दे मूव द इंडस्ट्री। तो अगर वो कुछ कहेंगे तो सरकार के कान खड़े भी होंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं।
एंड गवर्नमेंट फिर फॉल्ट नहीं करेगी, ये चांसेस ऑफ फॉल्ट कम हो जाएगा कि वो एक्सपेरिमेंट करने लगे, क्योंकि गवर्नमेंट 5 साल की आती है एंड दे हैव देयर ओन लायबिलिटी। लेकिन अगर ऐसा एक टैंक बनता है, थिंक टैंक, जो कि गवर्नमेंट को एक अश्योरिटी के साथ कहे कि आप ये करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट्स, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, आपको वोट चाहिए, आप ये करो यू विल गेट द पॉपुलैरिटी। लेकिन होगा क्या कि देश का इसमें भला हो जाएगा। तो ये है, हमारे पास एक स्पॉन्सर है एंड इट इज़ टफ काम करना, रातें हमारा दिन है और दिन भी हमारा दिन है, तो नींद बहुत कम होती है और लेकिन काम में मज़ा बहुत आता है। चलते चलते न्यू जनरेशन को कुछ आशीष देते चले सर। और जो पहले एक बॉन्डिंग हुआ करती थी सभी सहपाठियों में या जूनियर सीनियर में, वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं मिस हो रही है। उसके रीजंस कुछ हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सख्ताई हुई है। हालांकि जो रैगिंग पंतनगर में हुआ करती थी वो रैगिंग कम थी और एक इंट्रोडक्शन हुआ करता था और हर उसको छात्र एंजॉय करता था, पॉजिटिव वे में एंजॉय करता था। और उसी इंट्रोडक्शन से जो एक स्पार्किंग हुआ करती थी रिलेशनशिप में, वो पूरे लाइफ बनी रहती थी। देखिए, मेरे को अभी भी याद है जब हम लोग यहाँ छात्र थे तो हम लोगों को हमारे सीनियर्स ने नर्चर किया, और जब हम लोग सीनियर हुए तो हमने अपने जूनियर्स का उसी तरह से हाथ पकड़ के रखा। तो जो एक छात्रों के बीच में बॉन्डिंग बनती थी, उससे आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती थी। एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हुआ करता था। जब अब हम चूँकि आइसोलेशन में रहने लगे हैं और आइसोलेशन में रहने के कारण जो एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। लोगों को समझ नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो ये मैं मिस करता हूँ। जहाँ तक बात है सफलता के लिए क्या करना चाहिए, मेरे तो जो मैंने अपनी लाइफ में अंगीकृत किया है या उतारा है अपनी लाइफ में, मैं वही 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि एक तो मेहनत करना और ईमानदारी से मेहनत करना। स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। अगर आप स्वार्थ को लेके चलेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आप बिल्कुल मान लीजिए, अपने लाइफ में इसको जो है ना ठान लीजिए कि अगर स्वार्थ आपके साथ चलेगा तो स्वार्थ ही आगे बढ़ेगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जब आप स्वार्थ का त्याग करके आगे बढ़ते हैं तो आप कई गुना गति से खुद को आगे बढ़ाते हैं, अपने संस्थान को आगे बढ़ाते हैं, अपने क्षेत्र को, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को, सबको आगे बढ़ाते हैं। तो ये मेरा एक संदेश जो युवा पीढ़ी है उसको रहेगा कि जो ठाने उसमें बिल्कुल समर्पित होकर ईमानदारी से प्रयास करें। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही, कई बार प्रयास करने से डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिलती फॉर टाइम बीइंग, उसमें हतोत्साहित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये देखें कि क्या कमी रह गई आपके प्रयासों में, उस कमी को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करके आगे बढ़ जाएं। किसी भी नेगेटिव चीज से या जो आपकी अनसक्सेसफुल कोई इवेंट रहा हो उसको अपने साथ ना लगाएं, उसको वहीं छोड़ दें, आगे बढ़ें। ये थे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर अजीत सिंह नैन साहब, जो भी पंतनगर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च हैं। सर, हम आपको पूरी टीम की ओर से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आपसे फिर किसी और मुकाम पर मिलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिरीष जी। और मैं आपकी टीम को, पूरी टीम को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मुहिम आपने चलाई है ये एक बहुत ही सच्ची और बहुत ही एक धनात्मक एक मुहिम है। और इससे जुड़कर, आज मैं इस मुहिम से जुड़ा, मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं इसको करते चले जाएं और सफलता आपके कदम चूमे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को अपने श्रोताओं से और पंतनगर के नेटवर्क से, एलुमनाई नेटवर्क से जुड़ने का एक सुनहरा मौका प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
We thank our title sponsor, Endoin Business Group, for making this podcast possible. आज के प्रोग्राम की स्क्रिप्टिंग स्टार्स ऑफ पंतनगर की प्रोडक्शन इंटर्न मनीषा चमोली जी ने की है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, स्टार्स ऑफ पंतनगर में, एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नए चमकते सितारे के साथ। टिल देन, कीप शाइनिंग।